हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं टेस्ट सीरीज 21 आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। ये प्लेटफॉर्म का है, जी हाँ, प्लेटफॉर्म का है। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 20 तक सेट लगा दिया है। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ खान सर का भी मैंने टोटल प्रैक्टिस सेट लगवा दिया है। 20 आपको प्रैक्टिस सेट और 7 PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लगवा दिया है। तो जाकर फटाफट आप लोग रिवाइज़ करें, ताकि क्योंकि टाइम आपको काफ़ी करीब होने वाला है एग्ज़ाम का। और इससे पहले आपको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जा करके कनेक्ट हो जाएं। वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, वहाँ से फुल एनालिसिस कर सकते हैं देख करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और एक बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोग को, और प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, टेस्ट सीरीज 21 का प्लेटफॉर्म का है ये। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम हाई कोर्ट का पूछ रहा है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो एक का एक हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर दोस्तों, की मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? देखिएगा, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरुआत की थी, आपको आरंभ किया था? तो ये आपको 2 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों। अकबर ने ये शुरुआत की थी मनसबदारी प्रथा। मनसब का मतलब क्या होता है दोस्तों? मनसब का मतलब होता है पद नाम, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे कि मनसब का मतलब क्या होता है? पद नाम। जो भी पोस्ट होता था, पद होता था, उसका नाम वही, उसी को मनसब मनसब कहा जाता था। तो वही आपको मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी अकबर ने। कब की थी दोस्तों मनसबदारी प्रथा की शुरुआत? 1574 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1574 ईस्वी में ये क्या था। इसे हम इन सब पॉइंट को याद करते चलेंगे आप लोग, ठीक है, नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो देखिएगा, जो भारत बांग्लादेश भूमि विवाद जो था आपको हुआ था समझौता, कौन से संशोधन संस्करण के द्वारा किया गया था? तो ये आपको 3 का दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको 2015 में जो हुआ था, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख के अर्थ को स्पष्ट किया था, यानी कि क्लियर किया था आपको। तो 4 का आपको देखिए सी हो जाएगा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने, सबसे पहले आपको किसने किया था? जेम्स प्रिसेप में। और देखिए, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? खोज की थी आपको 1750 ईस्वी में पादरी टी फैनथेलर, ठीक है। 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर ने किया था, ध्यान रखेंगे। और पढ़ने में सफलता किसने पाई थी सबसे पहले? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने प्रथम आपको तो यह व्यक्ति जो पढ़ने में सफलता पाई थी, अर्थ को स्पष्ट किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 5 नंबर की, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन के अधिनियम 73वें संशोधन के बारे संदर्भ में रिगार्डिंग पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो देखिएगा, 5 का देखिए, पंचायत आ रहा है ना, ये 1 पंचायत आ रहा है, तो ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपको 1992 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1992, ध्यान रखेंगे। तो 92 में हुआ था, तो ये पंचायत से ही संबंधित है। ये तो पहला वाला तो सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो ये आपको गलत है, सॉरी, गलत है ये। देखिए, शहरी स्थानीय सरकार कह रहा था, शहरी जो हुआ था ना, ये आपको 74वां संविधान संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन, ये भी आपको 1992 में ही हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर, तो आपको केवल एक सही है, तो 5 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 6 नंबर की, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? देखिएगा, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है,
बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो 6 का आपको देखिए डी हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा आपको ये रबी फसल। ठीक है, आपको रबी फसल जो है ना अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो रबी में आपको गेहूं आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 का दोस्तों बी हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, गांधी जयंती जो होता है ना, गांधी जी का जन्मदिन, उसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। वहीं आपको 1 मई को आपको लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 30 जनवरी का भी जान लीजिए, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि गांधी जी के मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, गांधी जी के जो उनका मृत्यु हुआ था, नाथूराम गोडसे ने जो गोली मार दी थी, तो उसी दिन 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, तो ना ये 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे साथ साथ इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 8 नंबर के, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। देखिएगा, पटना जिले में स्थित जो ये आपको नखास पिंड है वो आपको संबंध किससे रखता है? तो 8 का देखिए 200 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्या है? पटना जिले में जो आपको नखास पिंड है उसका संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ भारत के संविधान में? तो 9 का देखिए डी हो जाएगा, संविधान में कहीं नहीं। संविधान में कहीं नहीं आपको उपयोग किया है, संघीय शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 10 नंबर की, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? देखिएगा, बारालाचा दर्रा जो है आपको, बारालाचा दर्रा है कहाँ पर, पहले ये जान लीजिएगा। तो ठीक है, आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? HP आपको हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जलधाराएं हैं, एक है चंद्रा और एक है भागा। ये कौन सी नदी बनाती है? तो आपको 10 का दोस्तों बी हो जाएगा, आपको चीनाब नदी बनाती है। ये दोनों धाराएं क्या बनाती हैं? चीनाब नदी, ध्यान रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? देखिएगा, उपनाम है ये, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो 11 का बी हो जाएगा, जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम को ही आपको बाबूजी का उपनाम है, इन्हें याद किया जाता है, ध्यान रखेंगे आपको। और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, और महात्मा गांधी, ये तो आप लोग सबको जानते ही हैं। तो बी द राइट आंसर, बाबूजी उपनाम जगजीवन राम का है, ध्यान रखेंगे। संविधान का कौन सा संशोधन जो है आपको राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? देखिएगा, दल बदल से कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 12 का दोस्तों बी हो जाएगा आपको, 52वां संविधान संशोधन दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन दल बदल ये कब आया था? 1985 में। डेट भी आप लोग याद रखेंगे, 1985, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? देखिएगा, पंचायती राज से संबंधित है कौन निम्नलिखित में से? तो 13 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। कौन पंचायती राज से कौन संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति। इसमें एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं दोस्तों कि देखिएगा, जब भी इसे पूछ देगा पंचायती राज के त्रिस्तरीय आपको पूछ देगा तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा, और द्विस्तरीय आपको पूछ देगा, द्विस्तरीय संबंधित पंचायती राज का द्विस्तरीय, तो वो आपको अशोक मेहता हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 14 नंबर की, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो देखिएगा, 14 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा, नादिर शाह। ठीक है, ये नादिर शाह जो है कि आपको 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में ये आपको दिल्ली पर आक्रमण किया था, और लूट करके उस समय शासक कौन था वहाँ पर? 1739 जब आक्रमण किया था तो मोहम्मद शाह था, ध्यान नाम याद रखेंगे, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह था, और आक्रमण किया 1739 में, और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट करके स्वदेश ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर के, हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? देखिएगा, हाल ही में चर्चा में जो आए हैं आपको अंतिम पंघाल, ये आपको कौन सा खेल खेलते हैं, किस खेल से संबंधित है? तो 15 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, कुश्ती खेलते हैं। अंतिम पंघाल कौन खेलते हैं? कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण के लिए परियोजना चल रही है? तो 16 का आपको सी हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में पड़ता है ये काजीरंगा, काफ़ी फेमस आपको ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपको काजीरंगा असम, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, तो वही आपको गेंडा के संरक्षण के लिए परियोजना चल रही है, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
बांदीपुर अभयारण्य ये कर्नाटक में पड़ता है, पेरियार केरल में, गिर गुजरात में, ध्यान रखेंगे ये भी तीनों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 17 नंबर की, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। देखिएगा किसी संस्था की लाभप्रदता जो निर्भर करती है, तो आपको 17 का सी हो जाएगा दोस्तों, न्यास के संसाधन की गति पर, ठीक ना। संस्था, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है जो, तो न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर की, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। देखिएगा विशुद्ध रूप से संगमरमर के गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया, तो 18 का आपको डी हो जाएगा, आपको एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है ना। यानी कि इसको ये भी बोला जाता है कि सबसे पहले किसकी मकबरा में पितोद्रा का प्रयोग किया गया। पितोद्रा यानी कि वही संगमरमर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एतमादुद्दौला के मकबरा में प्रयोग किया गया, इस पॉइंट को भी नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 जो अभी हाल ही में छोड़ा गया है, के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था। ठीक है, तो 19 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, शंकर सुब्रमण्यम को। किसको? शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया था आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 20 नंबर, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। देखिएगा हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर जो पाए जाते हैं तो कहाँ, तो 20 का आपको डी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। देखिएगा सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो 21 का डी हो जाएगा आपको, अशोक ने बनवाया था। किसने? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 22 नंबर की, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित की गई है। देखिएगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित की गई है, तो 22 का आपको डी हो जाएगा, पटना में। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित की गई है, स्थापना की गई है, तो ये पटना में की गई है। तो इससे रिगार्डिंग कुछ और हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी जान लें कि देखिएगा 22 में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, देखिएगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको पटना में है, लेकिन अगर पूछ देगा वहीं आपको कि डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर स्थित कहलगांव, बिहार के जो भागलपुर है तो भागलपुर के कहलगांव जिले में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को नोट करते चलेंगे। और इसे डॉल्फिन को क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे ये भी। और डॉल्फिन के लिए डॉल्फिन मैन, देखिएगा एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि डॉल्फिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पटना साइंस के प्रोफेसर R.K. सिन्हा को, किन्हें? R.K. सिन्हा, ठीक है, इन्हें भी याद रखेंगे। ये डॉल्फिन मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे, तीनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि डॉल्फिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो R.K. सिन्हा। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको ये तो पटना में है ही, लेकिन अगर पूछ देगा डॉल्फिन प्रजनन केंद्र आपको कहाँ है, तो ये भागलपुर के स्थित आपको कहलगांव जिले में स्थित है। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। देखिएगा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो 23 का आपको बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कौन सा इसमें मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार। तो 24 का आपको देखिए बी हो जाएगा, सूचना का अधिकार जो है आपको ये मूल अधिकार नहीं है। अदरवाइज जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भाषण का अधिकार ये तीनों मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 25 नंबर की, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो 25 का बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो ये ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको 26 का डी हो जाएगा, ये कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 27 नंबर के, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। देखिएगा रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, तो 27 का ए हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था, तो 28 का दोस्तों ए हो जाएगा, स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण
मुख्यतः जो है आपको संबंधित होता है, तो 29 का सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है स्वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो 30 का डी हो जाएगा दोस्तों, एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर के, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? देखिएगा, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो 31 का आपको डी हो जाएगा, जेबी से। ठीक है, जेबी से ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स का आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो जेबी से ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो 32 का आपको डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी। 33 नंबर प्रश्न है कि राज्य का अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिएगा, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो 33 का डी हो जाएगा आपको, ये सभी हैं आपको। प्रभुसत्ता है, शासन हो गया यानी कि सरकार के शासन, ठीक है, राज्य क्षेत्र, ये तीनों आपको राज्य का अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है आपको ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो 34 का आपको देखिएगा, ए हो जाएगा, उड़ाव जनजाति। ठीक है, उड़ाव जनजाति जो थी ना, वो आपको ताना भगत आंदोलन जो हुआ था आपको, उससे आपको यही उड़ाव जनजाति के द्वारा ही किया गया था। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक आप लोग याद रखेंगे, जतरा भगत। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? जतरा भगत। इनका नाम भी याद रखेंगे कि ताना भगत के प्रवर्तक कौन थे, यानी कि इसके नेता कौन थे आंदोलन के? तो जतरा भगत इसको लीड किए थे। ठीक है, लीड बाई जगत भगत। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35 नंबर की, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? देखिएगा, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो 35 का आपको सी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो 36 का आपको ए हो जाएगा, आपको त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, त्रिरत्न, तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं ये। ठीक ना, ये एक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ये बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न है ये बौद्ध धर्म के। एक आपको जैन धर्म के भी त्रिरत्न होते हैं, उसका नाम है आपको साम्यक दर्शन, साम्यक दर्शक, साम्यक आचरण और साम्यक ज्ञान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका भी। जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा, फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक है। तो आपको 37 का सी हो जाएगा, सी रंगराजन। कौन है? सी रंगराजन। अगला प्रश्न है कि आपको किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? देखिएगा, सतपुरा की रानी किसे कहते हैं? तो 38 का एक हो जाएगा, पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी आपको कहाँ पड़ता है? ये आपको पंचमढ़ी MP यानी कि मध्य प्रदेश में ये आपको स्थित है। ठीक है, सतपुरा की रानी यानी कि सतपुरा की पहाड़ी जो है आपको मध्य प्रदेश में है। तो और इससे रिगार्डिंग और कि यानी कि सतपुरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी है। कौन सी है? धूपगढ़ी, धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर, ये भी याद रखेंगे, 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 39 नंबर की, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा एवं वाराणसी के रास्ते जोड़ती है? देखिएगा, यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हो रहा है? दिल्ली और कलकत्ता को। दिल्ली से कलकत्ता कौन जाता है? जो कि मथुरा और वाराणसी को रास्ते में जोड़ते हुए जाता है। तो 39 का आपको ये देखिए, NH2 हो जाएगा। ठीक है, NH2 हो जाएगा 39 का बी। और 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार के द्वारा मेगा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? देखिएगा, किस तिथि के द्वारा मेगा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? बिहार के द्वारा, बिहार राज्य की सरकार के द्वारा। तो 40 का बी हो जाएगा आपको 3 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 3 दिसंबर को 40 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, अजंता की कला, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है आपको 41 का डी हो जाएगा, आपको गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सी है? 42 का सी है आपको दोस्तों, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ठीक है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज यानी कि भुवनेश्वर का जो मंदिर है ना, वो प्रधानता रखता है कौन सा? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर, तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 43 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? देखिएगा, ठंडी महासागरीय धारा नहीं के बारे में पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? तो 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, क्यूरोसिया। क्यूरोसिया जो है ना कि आपको ये ठंडी जलधारा नहीं है, यह एक आपको कनारी
ओयाशियो और कैलिफोर्निया आपको ठंडी जलधारा है, लेकिन क्यूरोसिया आपको गर्म जलधारा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, हेलसिंकी की राजधानी है, देखिएगा हेलसिंकी की राजधानी जो है आपको, तो 44 का ए हो जाएगा, फिनलैंड की राजधानी है ये हेलसिंकी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 45 नंबर के, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो बी हो जाएगा आपको, हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों आशा पारिक जो इनका नाम आ रहा है, इनको भी याद रखेंगे कि 52वां आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी जो करेंट दिया गया है, इन्हें ही दिया गया आपको, आशा पारिक को, इन्हें भी ध्यान में रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिएगा निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपको 46 का आपको बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है आपको, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो 47 का ए हो जाएगा, अप्सरा। अप्सरा का स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, इसे भी याद रखेंगे, 1956 में, ठीक है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर आपको अप्सरा है, अप्सरा की स्थापना 1956 में। 48 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? ध्यान देंगे, स्टारशिप जो कंपनी है आपको, ये आपको मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला एक रॉकेट है, शक्तिशाली रॉकेट, ये किस कंपनी ने बनाया है? तो 48 का आपको सी हो जाएगा, स्पेस एक्स। किसने बनाया है? स्पेस एक्स ने बनाया है। 49 नंबर प्रश्न है कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? देखिएगा आपको 2023 में कह रहा है कि वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो 49 का बी हो जाएगा आपको, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को कंपनी का महारत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 50 नंबर के, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 50 का ए हो जाएगा आपको, 23 अगस्त। ध्यान देंगे, अच्छी प्रश्न है ये, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 51 नंबर, देखिएगा आपको फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि 152 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है आपको, और डिग्री सेल्सियस में आपको के बराबर कितना हो जाएगा आपको? तो 51 का आपको सही उत्तर देखिए ए हो जाएगा, 66.67 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, C-0/100 बराबर भाग में इसको बांटा जाता है, और इसके आगे हो जाएगा आपको F-32, ठीक है, F-32 बाई 180 बराबर भाग में बांटा जाता है। तो यहाँ पर एफ फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है? 152, तो यहाँ पर 152 हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको C/100, ठीक है, C/100 इज इक्वल टू 152 में से 32 अगर हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 120 बचेगा, ठीक है, 120/180, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपको, 6 दूनी के 12, 6 तिया 18, ठीक है, 3 दान में कट गया आपको। तो देखिएगा 3C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200, 3C 200, यहाँ C हटा करके यहाँ आपको 3 कर देंगे, इसको आपको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा टोटल? 66.666 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 66.67, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये इज द राइट आंसर। ध्यान देंगे, इस तरह से आपको सॉल्व किया जाता है इसको, इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 52 नंबर के, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? देखिएगा 52 नंबर का आपको सी हो जाएगा, वर्तिकाग्रे, जिसको स्टिग्मा बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, केसर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वर्तिका या वर्तिकाग्रे, स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त स्कंदक है? सशक्त स्कंदक है निम्नलिखित में से कौन सा? तो 53 का आपको बी हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 54 नंबर कि देखिएगा न्यूमेरिकल है यहाँ पर 200 दिया है, तो 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध है प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो 8 ओम का मान यहाँ पर आपको पूछ रहा है, इसका यानी कि पूछ रहा है यहाँ पर कि 8 ओम का मान क्या हो जाएगा। देखिएगा आपको तो 54 का आपको देखिए सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर 54 का सी हो जाएगा, 60 आंसर आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? तो इसको देखिए बनाना है कि समांतर क्रम में प्रभावी प्रतिरोध के लिए आपको ये फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, 1/r1/1/r2 इस तरह से लिखते हैं ना।
तो 1/r इज इक्वल, देखिएगा 1/r आपको कितना दिया है, यहाँ पर 15 ओम दिया है, तो 1/15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/r1 आपको यहाँ पर तो पूछ रहा ही है, तो इसको छोड़ देंगे। 1/r2 कितना दिया है यहाँ पर 20 ओम, ठीक है। इसको आपको सॉल्यूशन कर लीजिएगा दोस्तों, तो सॉल्यूशन करने के बाद आपको आ जाएगा टोटल 60 ओम, ठीक है, 60 ओम आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको 15 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 60 है ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ठीक है, 60 इज द राइट आंसर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 55 नंबर, निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है। देखिएगा निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है, तो आपको 55 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का इसमें अधिक द्रव्यमान होता है, 55 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 56 नंबर के, खाली स्थान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिल्टर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 56 का सी हो जाएगा टाकना। क्या हो जाएगा, टाकना है कोई टाका, ठीक है, टाकना कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 57 नंबर के, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो 57 का आपको सी हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है आपको, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर की, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। देखिएगा जो डिटॉल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें आपको प्रतिरोधी यौगिक क्या होता है, तो 58 का आपको बी हो जाएगा एनलोरॉक्सीनेनॉल, ठीक है, एनलोरॉक्सीनेनॉल होता है डिटॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह संबंधित नहीं है। देखिएगा तो इस पर आपको देखिए 59 का आपको देखिए ए हो जाएगा आपको, जो कि पेंगुइन जो है ना कि स्तनपायी जो है ना कि नहीं है, अदरवाइज प्लेटिपस, कंगारू और फ्लाइंग फॉक्स ये तीनों आपको स्तनपायी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर, वयस्क मानव रुधिर में सामान्य मात्रा होती है। देखिएगा वयस्क मानव का जो शरीर होता है उसमें आपको रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 60 का आपको सी हो जाएगा 5 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन ठीक है आपको ये 5 लीटर होती है। तो और मनुष्य ब्लड का आपको रुधिर का पीएच मान कितना होता है, साथ इसे भी याद रखेंगे, तो 7.4 होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 61 नंबर प्रश्न है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है। क्या, कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान देंगे कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, काम, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या सामर्थ्य। तो 61 का आपको सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है, तो ये आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे, तो 62 का आपको बी हो जाएगा, केशिका द्रव्य में पाएंगे, कोशिका द्रव्य में लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 63 नंबर आपका, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, आपको किससे संबंध है। एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे होता है, तो आपको 63 का सी हो जाएगा दोस्तों, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, ठीक है, यानी कि बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ आपको अध्ययन ही आपको एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। 64 नंबर प्रश्न है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायुमंडल में रंगहीन हो जाता है। यानी कि पीतल आपको किसकी मौजूदगी में आपको निरंतर वायु में अगर रहेगा तो वो रंगहीन हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा आपको। तो 64 का बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। दृष्टि के अस्थायित्व का जो सिद्धांत है किसके पीछे का सिद्धांत है, तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, सिनेमा। क्या हो जाएगा, सिनेमा हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 66 नंबर के, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताया, तो 66 का आपको बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है आपका कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, क्या स्थानांतरित करती है। तो 67 का आपको डी हो जाएगा, ये सभी ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, ये तीनों आपको स्थानांतरित करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 68 नंबर की, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं। देखिएगा पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं, तो 68 का आपको देखिए सी हो जाएगा, पादप, यानी कि प्लांटी, ठीक है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं, पादप होते हैं, प्लांट। अगला प्रश्न हो जाएगा 69 नंबर के, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजा जाने वाला अवांछित इलेक्ट्रॉनिक
संदेश क्या कहलाता है? तो 69 का सी हो जाएगा, स्पैम कहलाता है। यानी कि प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। 69 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर की, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? देखिए जो ब्रेड बनता है आप लोग जो खाते हैं तो उसके लिए आवश्यक घटक क्या होता है? तो 70 का ए हो जाएगा आपको, मैदा एवं खमीर। मैदा और खमीर होता है 70। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, ठीक है ना, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो ध्यान देंगे आपको 71 का ए हो जाएगा, एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल को आपको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 72 नंबर के, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? देखिएगा, मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार आपको अंतरित करता है? तो 72 का आपको सी हो जाएगा, एनोफिलीज मच्छर। जो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है ना, उसी के द्वारा मलेरिया फैलती है, ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, अमरबेल यानी कि कुस्कुटा जिसको कहा जाता है वो क्या है? तो अमरबेल क्या है के? तो 73 का आपको देखिए बी हो जाएगा, पूर्ण तथा परजीवी है के? ठीक है, परजीवी है। ठीक है, पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, पूर्ण तना परजीवी है आपको अमरबेल, ध्यान देंगे आपका। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि खालिस्तान का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है, क्या हो जाएगा? तो 74 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, खाद्य विकृति। ठीक है ना, खाद्य विकृति जो है जो कि आपको उसका संबंध जो हो जाएगा खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? देखिएगा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो 75 का आपको सी हो जाएगा, मैक्सवेल ने किया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था आपको मैक्सवेल ने। और वहीं पर आपको क्वेश्चन पूछ दिया, क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आपको मैक्स प्लैंक ने किया था क्वांटम सिद्धांत की खोज। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में कम से कम एक शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी प्रकाशन से वीडियो लेकर प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।